हेलो एवरीवन। आप लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी में 6 क्लास में हिस्ट्री में 2 चैप्टर करा चुके हैं, ज्योग्राफी में 1। आज हम 9th क्लास से पॉलिटी आपको 12th तक कराएंगे। इसमें पॉलिटी का एक फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। क्या है इसको सीखते हैं। आइए, एक मिनट। अरे भाई क्या हो गया। देखते हैं जो चिली में तख्ता पलट हुआ था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 11 सितंबर 1973 को चिली के राष्ट्रपति आयरलैंड की सरकार का उन्हीं की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, जिसकी अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे किया गया। तख्ता पलट के बाद जनरल ऑगस्टो पिनोशे चिली के राष्ट्रपति बने। फौज ने राष्ट्रपति आयरलैंड के निवास को घेर लिया और बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयरलैंड की क्या हो गई, मौत हो गई थी। ओके, आगे देखते हैं। इस तख्ता पलट के लिए सैन्य शासकों को अमेरिका का साथ था, क्योंकि अमेरिका की सरकार आयरलैंड शासन का से खुश नहीं थी, इसलिए उसी ने करवाया था। पिनोशे की सरकार ने आयरलैंड के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों को दमन किया, उनकी हत्या कराई। वे सभी फौजी अधिकारी जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उनकी हत्याएं करा दी गईं, जिनमें चिली के वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो वेसेले प्रमुख थे। उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। जो उनकी पत्नी थी और बेटी थी उसको भी परेशान किया गया था। फिर देखते हैं चिली में लोकतंत्र की वापसी। 17 वर्ष के शासन के बाद पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ। अब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया। लोगों ने उनके सैन्य शासन को नकार दिया। सैन्य शासन के अंत के बाद जनरल वेसेले की बेटी मिशेल वेसेले चिली की राष्ट्रपति चुनी गई, जो एक लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा कराए गए जांच में पाया गया कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, अपितु उसने भारी भ्रष्टाचार किया था। पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार। 1980 में पोलैंड पर क्या होता है? ओके, अच्छा, अभी आ गया। हाँ, कहाँ पे थे? 1980 में पोलैंड पर जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, जो मजदूर वर्ग के नाम पर शासन चला रहा था। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन साम्यवादी शासन वाले देशों में किसी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या अधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। वहाँ क्या था, जैसे जनता चुनती है शासक को, वहाँ ऐसा नहीं था, जनता शासक को नहीं चुन सकती थी। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। वहाँ अगर कोई एक नेता या सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा देता था, उसको क्या किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता। इसलिए डर के चक्कर में लोग आवाज़ ही नहीं उठाते थे। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वहीं इस पर नियंत्रण भी करता था। जनरल जारूजेल्स्की ने आंदोलन और अपनी आलोचनाओं से घबराकर दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अतः पोलैंड में
लोकतंत्र। लेनिन, जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल किया जिसका नेतृत्व बाद में लेक वेलेसा ने किया, जो एक पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। बाद में वह पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। पोलैंड में कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। कोई स्वतंत्र मजदूर वो नहीं था वहाँ पे, ना ही कोई संघ बना सकता था। ये था पोलैंड में उस समय। जब हड़ताल को समर्थन मिलना शुरू हो गया तो मजदूरों ने अन्य बड़ी मांगें शुरू कर दी। तो निम्न थी, कौन कौन थी? स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग, मतलब मजदूर अपनी क्या करें, एक संघ बना सके, इसकी उन्होंने मांग की थी, संघ बनाने की मांग की थी। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जो राजनीतिक बंदी थे उनको क्या किया जाए, रिहा किया जाए। प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, ये उन्होंने मांगे की थी। चलिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। कहता है चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की थी? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? चिली में सैनिक विद्रोहियों में विद्रोहियों की सहायता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं? आपको बताना है इसके बारे में। किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मानी नहीं जाती हैं। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रेस की आज़ादी समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता और कई वर्षों की सज़ा दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं है। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। अगला है 1980 में पोलैंड के हड़ताल को जनता के समर्थन बढ़ने के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगें बढ़ा दी? हड़ताली कर्मचारियों ने निम्न मांगें बढ़ा दी, कौन कौन सी? मजदूर संगठन बनाने की मांग, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग, प्रेस से सेंसरशिप हटाने की मांग की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति को बिना किसी रंग, जात, धर्म या लिंग भेद के वोट देने का अधिकार है। इस अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेश क्या है? जब कोई देश किसी देश को अपने अधिकार कर लेता है और उस शासन करता है तो ऐसे अधीन देश को उपनिवेश कहते हैं। अगला है विश्व बैंक किसी भी सरकार को ऋण कैसे मुहैया कराता है? विश्व बैंक किसी भी देश को उधार देने से पहले ये संस्थाएं समृद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती है। अगर विश्व बैंक किसी देश को ऋण देगी तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ से कहेगी ऐसे आर्थिक गतिविधियाँ हो रही, इनको ऐसे चलाइए, ऐसे चलाइए। ठीक है, समझे आप लोग? तो इस तरीके से करते हो। तो उसका पहले हिसाब किताब देखती है क्या है क्या नहीं है। तो एक कुछ फिर देखते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बाकी तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को हम पढ़ेंगे। वीटो का अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला वह अधिकार जिससे वह किसी कानून या फैसला को अकेले रोक सकता है, वीटो का अधिकार कहलाता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है। जो वीटो है, किसी पार्टी या राष्ट्र को जो अधिकार मिलता है उसको अकेले रोकने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसी को हम लोग वीटो अधिकार कहते हैं। अगला है हमारे पास नेक्स्ट,
सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है? सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? इसके कार्य निम्न है। नंबर 1, विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तो ऐसे मामलों को सुरक्षा परिषद देखता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांत दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद में असली ताकत किन देशों को प्राप्त है? वो कौन कौन से 5 देश हैं आपको बता देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को प्राप्त है। भारत इसमें शामिल नहीं है अभी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और इसके काम क्या हैं? देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने का काम करती है। इसके कितने सदस्य देश हैं? 188 देश हैं, ध्यान रखना। ये क्या करती है? किसी देश को क्या करती है? ऋण मुहैया कराती है, ध्यान रखना। अगला है, विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? अमेरिकी वित्त मंत्री। अगला है, सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के वे सभी देश जो सोवियत संघ के हिस्से थे वे अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। चलिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जो इंपॉर्टेंट था इस पीडीएफ में वो हमने पढ़ लिया। चलिए, एक और आपको बता देते हैं। जनमत संग्रह से, एक मिनट, हाँ, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला एक प्रत्यक्ष चुनाव है। जनमत संग्रह किसी नए कानून या सरकार की किसी नीति पर जनता का मत जानने के लिए कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? इसमें कौन सी शासन सिस्टम सबसे अच्छी मानी जाती है? बताइए, सिस्टम सबसे अच्छा कौन है? आपको पता है, लोकतांत्रिक, लोकशाही या लोकतंत्र, राजशाही या राजतंत्र, ये निम्न प्रकार के होते हैं। आपको पता है लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। तानाशाही एक शासन होता है, एक मार्शल लॉ होता है। लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, ध्यान रखना। इन सभी में जो सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सी होती है? लोकतंत्र। ओके।